संसद का विशेष सत्र, मोदी सरकार ने बुलाया सत्र। सत्र में होंगी कुल 5 बैठक। केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। ये सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। सूत्रों के मुताबिक संसद के इस विशेष सत्र में मोदी सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल लेकर आ सकती है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस काफी समय से चली आ रही है। इसी साल जनवरी में लॉ कमीशन ने इसको लेकर राजनीतिक दलों से 6 सवालों के जवाब मांगे थे। सरकार इसे लागू करना चाहती है तो वहीं कई राजनीतिक दल इसके विरोध में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान कहा था, सीधे कह देना कि हम इसके पक्षधर नहीं हैं। आप इस पर चर्चा तो करिए भाई, आपके विचार होंगे। हम चीजों को स्थगित क्यों करते हैं? मैं मानता हूँ जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि यार इस बीमारी से मुक्त होना चाहिए। 5 साल में एक बार चुनाव हो, महीना 2 महीना चुनाव का उत्सव चले, उसके बाद फिर काम पर लग जाएं। ये बात सबने बताई है। सार्वजनिक रूप से स्टैंड लेने में दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि ये क्या समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो। आज देश का दुर्भाग्य है कि जितनी बार मतदान होता है उतनी ही बार मतदाता सूची आती है। 22 में लॉ कमीशन ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी संगठनों से इसको लेकर राय मांगी थी। लॉ कमीशन ने पूछा था कि क्या एक साथ चुनाव कराना किसी भी तरह से लोकतंत्र, संविधान के मूल ढांचे या देश के संघीय ढांचे के साथ खिलवाड़ है। कमीशन ने ये भी पूछा था कि हंग असेंबली या आम चुनाव में त्रिशंकु जनादेश की स्थिति में जब किसी भी राजनीतिक दल के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत न हो, चुनी गई संसद या विधानसभा के स्पीकर की ओर से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जा सकती है। इधर विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है। लेकिन इस बार पता नहीं अचानक क्या जरूरी स्थिति पैदा हो गए कि बिना पूछे, बिना सलाह, बिना मशवरा इस तरीके की सदन बुलाने की नौबत आ गई। नजदीक में चुनाव है। मुझे लगता है चुनाव की पहले जिस राज्यों में चुनाव होने वाला है, बीजेपी की हालत खस्ता है। ये खस्ती हालत से बचने का कोई उपाय निकालने के लिए और लोगों को दोबारा कैसे गुमराह किए जाएं, इसी मकसद के साथ ये सदन बुलाए जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन में हंगामा हो सकता है, जैसे चीन का नया मैप, मणिपुर हिंसा, अडानी हिंडनबर्ग और महंगाई। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 85 में सदन का सत्र बुलाने का प्रावधान है। इसके तहत सरकार को सदन के सत्र बुलाने का अधिकार है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति निर्णय लेती है, जिसे राष्ट्रपति औपचारिक रूप देते हैं। इसके जरिए सांसदों को एक सत्र में बुलाया जाता है। टीम न्यूज स्टेट। संशोधन की जरूरत क्यों, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। इसके बाद 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इसके साथ एक साथ चुनाव कराने की परंपरा टूट गई। अगस्त 2018 में एक देश एक चुनाव पर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव, दूसरे फेज में बाकी राज्यों के विधानसभा चुनाव। इसके लिए कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना होगा तो किसी को समय से पहले भंग करना होगा। ये सब बगैर संविधान संशोधन के मुमकिन नहीं है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का मुंबई में सियासी जमावड़ा लगा है, जहां मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ चढ़कर दावे किए जा रहे हैं। गठबंधन के जीतने के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुंबई से जिस तरह की तस्वीरें और बयान सामने आ रहे हैं, उससे सवाल उठता है कि क्या 28 दलों की जमात मोदी को टक्कर दे पाएगा या फिर 2024 में एक बार फिर मोदी सब पर फिर से भारी पड़ने वाले हैं। देश देख रहा है, एक
अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक मोदी सब पर भारी। संसद से प्रधानमंत्री मोदी का ये तंज कई सालों से विरोधी दलों को चुभता रहा। बदल करना पड़ता है, मोदी ये बोलता है, जन के फट से आवाज की जवाब देना है। देश की सियासत में 9 साल से हावी मोदी फैक्टर को शिकस्त देने के लिए तमाम विपक्षी दलों का जमावड़ा लगा है मुंबई में। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है। 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन गठबंधन के अलग अलग दलों के नेता अलग अलग राज्यों से मुंबई पहुंचे और विपक्षी एकता दम भरती नजर आई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती नारा देती नजर आई, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा। लेकिन सवाल है, क्या सिर्फ जीतेगा इंडिया बोलने से काम चल जाएगा? इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को कैसे मात दे पाएगा? क्या सीटों के बंटवारे पर मुंबई की बैठक में कोई फॉर्मूला निकल पाएगा? मोदी के खिलाफ विपक्ष का पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा? कई सवाल हैं और इन सवालों की उलझन मुंबई में दिखने लगी है। पीएम पद के सवाल पर दावेदारी पेश होने लगी है। देखो, ये आज की स्थिति में कांग्रेस के हम लोग हैं तो हमें लगेगा कि राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने। स्वाभाविक है, सब दल अपने अपने नेताओं के बारे में बोले। कांग्रेस के एक एक वर्कर का ख्वाब है, सपना है। हम सब चाहते हैं कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। कार्यकर्ताओं की अपनी जो भावनाओं की बात है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी को हर कांग्रेसी अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। लालू राहुल को पहले ही दूल्हा बता चुके हैं। कांग्रेस राहुल को पीएम प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार के समर्थकों को लगता है कि पीएम मटेरियल नीतीश ही है। हैरानी हो रही है, मुंबई में नीतीश को पीएम बनाने के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर वार मुंबई की सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी को लेकर पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। ये है नीतीश कुमार के समर्थन में लगे पोस्टर। देश मांगे नीतीश, इस नाम से पोस्टर लगे हैं। पूरे मुंबई की सड़कों पर इस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं। सवाल संयोजक का भी है। वहीं इंडिया गठबंधन में संयोजक की रेस में कई नेता शामिल हैं, जिससे गठबंधन की एकता पर बीजेपी सवाल उठाती रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे। कौन बनेगा संयोजक? अभी तस्वीर साफ नहीं है। मुद्दे कई हैं जिसको सुलझाना है। इंडिया गठबंधन के भीतर से आ रहे विरोधाभासी संकेतों पर बीजेपी चुटकी ले रही है। आज अगर कहा जाए कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो बैठ रही हैं, 28-29 कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर इनका कुल देखा जाए तो 20 लाख करोड़ का करप्शन और घोटाला इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर किया है। वहीं इंडिया गठबंधन पर हो रहे हमले के बीच विपक्ष के कुछ नेता बचाव करने के साथ साथ बीजेपी पर हमला करते दिखे। एक वही भ्रष्टाचारी पार्टी है जो एक वॉशिंग मशीन का भी इस्तेमाल करती है। जो विपक्ष के नेता पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे उनको क्लीन चिट दे देती है। ये तो पूरी की पूरी अब तय करेंगे हम किस तरीके से हमारी देश की संवैधानिक व्यवस्था को बचाना है। देश के अंदर संविधान जो गारंटी देता है हर नागरिक को, हिंदू हो या मुसलमान हो, महिला हो या पुरुष हो, सबको जो बराबरी का जो गारंटी देता है उसको लागू करवाना है। गठबंधन दल के सभी नेता रात में डिनर पर एक साथ जमा हो रही हैं। सूत्रों के मुताबिक डिनर पर कई मुद्दों पर खास चर्चा की जाएगी, जिसमें गठबंधन के लोगों और सुझाव पर बात हो सकती है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर चर्चा होने के आसार हैं। 2024 के चुनावों के लिए रणनीति बनाने पर बात हो सकती है। सीटों पर संभावित फॉर्मूला पर भी चर्चा हो सकती है। इंडिया बैठक में सीट बंटवारे का फॉर्मूला प्रमुख मुद्दा है। सहमति इस बात पर है कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार हो। 2019 में जिस पार्टी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर था उसे मजबूत दावेदार माना जाएगा। सीट बंटवारे का फॉर्मूला कुछ इस तरह का हो सकता है। राज्य में जिनका जनाधार ज्यादा उसकी साझेदारी अधिक। अगर किसी सीट पर 2 दलों की दावेदारी है तो कमेटी करेगी फैसला। सर्वे के आधार पर भी सीटों का आवंटन हो सकता है। बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत उम्मीदवार को तरजीह। जिस राज्य में जो पार्टी मजबूत उसे ज्यादा सीट। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाला प्रत्याशी दावेदार।
कहा ये जा रहा, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन इसी बीच भी खबर आई कि कुछ सियासी दल मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चाहते हैं कि उनको संयोजक बना दिया जाए। इसके अलावा शरद पवार का भी नाम है, ममता बनर्जी का नाम है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन ऐसा संयोजक होगा जो सभी दलों को, जो अब तक 28 सियासी दल इंडिया घटक दल के भीतर हैं, उस सबको एक लकीर पर, एक लाइन में लेकर चल सके। तो कहा यह भी जा रहा है कि शरद पवार के अंदर महारत हासिल है कि सबको एक साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन 2024 के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन पूरी ताकत लगाती दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल सर्वसम्मति का है। क्या सभी दल तमाम मुद्दों पर एकजुट हो पाएंगे? मुंबई से मोहित राजदुबे की रिपोर्ट। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। संत समाज के साथ जनमानस में भी गुस्सा है। इधर समाजवादी पार्टी उनके बयानों से किनारा करती नजर आ रही है। हिंदुओं के खिलाफ नफरती बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर संत समाज और ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखी जा रही है। बरेली के सर्वदेव साईं मंदिर के पुजारी महंत पंडित सुशील पाठक ने मौर्य को हिंदू धर्म विरोधी बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही कहा, जिस पार्टी में स्वामी मौर्य रहेंगे उसका विनाश होगा। जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जिस राजनीतिक दल में रहेंगे उसको निश्चित है मिट्टी में मिला देंगे। आपको ध्यान होगा सूपनखा का ने एक प्रण लिया था कि रावण का विनाश करूंगी। ऐसे ही शायद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सूपनखा की तरह ही प्रण लिया है कि समाजवादी पार्टी का विनाश निश्चित है। यदि अखिलेश यादव चुप्पी साधे रहे तो मेरा मानना है, जिस तरह से मुलायम सिंह यादव को लोग कहीं न कहीं मौलाना मुलायम सिंह कहा करते थे, हमें लगता है अखिलेश यादव अपने आप इस टिप्पणी को साबित कर देंगे अगर उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पर इस कार्रवाई नहीं की तो। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव का भोपू है, क्योंकि अगर अखिलेश यादव नहीं कह देते तो वे इस तरीके का काम नहीं करते। वो श्री अखिलेश यादव जी के भोपू हैं, उनके बोलने की कोई हैसियत नहीं। अगर अखिलेश यादव जी इनके बयान से सहमत नहीं थे तो उनको समाजवादी पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। इससे मैं कई बार कह चुका हूँ, कभी भी कोई ऐसे विषैले बयान देते हैं तो उसके पीछे श्री अखिलेश यादव जी 100%। वहीं समाजवादी पार्टी अब स्वामी के बयानों से किनारा करती नजर आ रही है। शिवपाल सिंह यादव ने स्वामी के बयान पर कहा कि उस पर हम लोग बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं, हमें पार्टी संगठन को मजबूत करना है। उस पर हम लोग बिल्कुल नहीं जाना चाह रहे हैं। हम पार्टी का संगठन मजबूत करके 2024 में भारतीय जनता पार्टी हटे और समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन बना है वो भारतीय जनता पार्टी को देश से अब हटा देगा। जैसे जैसे 2024 का महारण नजदीक आ रहा है, धर्म और जाति की सियासत विकास के मुद्दों पर हावी हो रही है। इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान समाज में गहरी खाई खोदने का काम कर रहा है। वहीं अब पार्टी भी उनके बयानों से किनारा कर रही है और इसी बीच ब्राह्मण समाज और संत समाज में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। घोसी उपचुनाव की जंग में एसपीएफ बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। वार पलटवार का दौर जारी है। तमाम दिग्गज घोसी में डेरा डाले हुए हैं। मंगलवार को अखिलेश बीजेपी पर हमला बोलते नजर आए। अब सीएम योगी आदित्यनाथ 2 सितंबर को हर सवाल का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। घोसी उपचुनाव का रोमांच चरम पर है। एसपी और बीजेपी में तलवारें खिंची हुई हैं। दोनों दलों के योद्धा चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। अब इस चुनाव में एंट्री होने जा रही है बीजेपी के सबसे बड़े योद्धा योगी आदित्यनाथ की। 2 सितंबर को योगी घोसी में रैली करने जा रही हैं, जिसकी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 2 दिन पहले घोसी में रैली के दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला था और अब बारी योगी आदित्यनाथ की है।
देखिए, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में जहां भी रैली होगी भाजपा का विजय मार्ग प्रशस्त होता है। मुझे लगता है 2 तारीख को अंतिम दिन होगा जब विपक्ष के हार की वहां से घोषणा हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनेगा और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से विजयी होंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब घोषित उपचुनाव में प्रचार के लिए जाएंगे तो उनको जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर पर जवाब देना पड़ेगा। किस तरीके से जाति जनगणना भाजपा नहीं करा रही उसका जवाब देना पड़ेगा। पिछड़ों के हक पे जवाब देना पड़ेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी गैर जरूरी मुद्दों पे बात करके जनता का ध्यान बांटने का लगातार प्रयास करेंगे। इधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच भी जुबानी जंग जारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी काम में भरोसा रखती है, जनहित में भरोसा रखती है। दूसरी तरफ कुछ बयानवीर है जो केवल वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके अखबार में छपना चाहते हैं। हम लोग गरीब जनता के लिए काम करते हैं, उनकी जो हक और हुकूक है उनकी लड़ाई लड़ते हैं और माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी लगातार प्रदेश हित में काम कर रहे हैं। इस समाजवादी पार्टी हमेशा बैड एलिमेंट को, गुंडों को, जो कानून हाथ में लेते हैं, जिन्होंने सरेआम कानून तोड़ा है, उनको ही पुष्पित पल्लवित करती है। घोसी की जनता ऐसे लोगों को कभी स्वीकार नहीं करती और जिस ढंग से बाहर की भीड़ बुला करके समाजवादी पार्टी ने यहाँ मीटिंग किया है, घोसी के लोग समाजवादी पार्टी की असलियत को समझ रहे हैं। ये पद लायक तो नहीं थे जिस पद पर वो बैठे हैं, लेकिन अब पद पे बैठ गए हैं तो पद का सम्मान करना पड़ेगा। वो अपना विभाग छोड़ करके हर बीमारी को देख रहे हैं और अपने विभाग को उन्होंने बीमार कर दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी समाजवादी पार्टी पर लगातार हमला बोल रही हैं। अगर उसी में उनको आना पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे संगठन के क्षेत्र और जिले के अध्यक्ष हैं, संगठन की ताकत हमारे यहाँ हर मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सभी कार्यकर्ता है पार्टी। कोई उपचुनाव ऐसा नहीं होगा जिसमें हम सारे लोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का इतिहास देख लीजिए, सत्ता से बाहर होने के बाद किसी उपचुनाव में गए हैं तो या तो अपनी यादव के चुनाव में गए हैं और या तो घोसी में सपा के समर्थन में प्रचार करने के लिए आए। इधर घोसी उपचुनाव में करीब 20,000 निषाद वोटर्स निर्णायक होने जा रही हैं। लिहाजा बीजेपी ने निषाद वोटरों को साधने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को भी घोसी में उतार दिया है। ये दारा सिंह चौहान जब कमल चुनाव चिन्ह आ जाता है तो व्यक्ति नहीं हो जाता, उसके संयुक्त उम्मीदवार हो जाता है। ये मैसेज यही गलत है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो उम्मीदवार एनडीए के हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है और निषाद पार्टी और अपना दल और सुहेल देव भाई भी आ गए हैं। बहरहाल घोसी उपचुनाव की जंग एसपी और बीजेपी दोनों के लिए ही किसी महायुद्ध से कम नहीं है। इसी बीच इंडिया के गठन के बाद होने वाले पहले उपचुनाव में विपक्ष और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला भी देखने को मिलेगा। दोनों की तरफ के नेता लगातार वार पलटवार भी कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।